नमस्कार दोस्तों। आज का लेख दैनिक जागरण से लिया गया है, जिसका टॉपिक है आत्मनिर्भरता का आधार है निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक बेस हो सकता है। इसको लिखा है डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी ने। और ये लेखक जो हैं वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, यानी कि हमारे एक मास्टर हैं, टीचर हैं। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और ये आईएएस का जो जीएस पेपर 3 है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इससे बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मंत्र नए भारत के निर्माण का नया मूल मंत्र बन गया लगता है, क्योंकि जब से लॉकडाउन चला प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया था, तो तब से बहुत सारे स्वदेशी जो उद्योग हैं उनका विकास होना प्रारंभ हुआ। बहुत सारे लोग जो लोकल चीज़ें हैं उसके लिए वोकल भी हुए हैं। और बहुत सारे लघु उद्योग जो हो सकते हैं, या जीआई टैक्स दिया जाना हो गया, इन सब के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। यानी जब से प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया है तब से इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रगति देखी जा रही है। और इस चीज़ का हमने देखा जो 2021-22 का जो बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसमें भी आत्मनिर्भरता से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए, जो कि मूल रूप से इस मंत्र को ही एक तरीके से दृष्टिगोचर होता है बजट में भी। इसमें निजीकरण का सहयोग लेने की वकालत प्रधानमंत्री जी ने भी एक संबोधन में कहा है कि निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन है उसका सहयोग लेना ज़रूरी है। प्राइवेट हाथों में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी तो वो सिस्टम को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से सुधारेंगे। और सभी चीज़ें अगर सरकार के ही भरोसे रखी जाएंगी तो सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से द्रुत गति से सुधर नहीं पाएगा और आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने निजीकरण का जो है सहयोग लेने की वकालत करते हुए ये कहा था कि यह सोच बीते युग की बात है कि सब कुछ सरकार करेगी, यानी कि प्राइवेट और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगी तो ज़्यादा अवसंरचनात्मक विकास हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार हाथ नहीं लगा सकती है क्योंकि उसको घाटा हो सकता है या उसमें लाभ नहीं हो सकता है। लेकिन निजी क्षेत्र जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं और वो नए नए शोध और प्रयोग करने में माहिर होते हैं। तो वो उसमें कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ लाभ निकाल सकते हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। और नया शोध आएगा, नई इनोवेशन आएगी, तो उससे कहीं ना कहीं देश का जो विकास है वो एक द्रुत गति से तो होगा ही, लेकिन कह लें कि जल्दी से होगा और उसका जो बेस है वो मजबूत बनेगा। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के जिस विजन को रखा उसे समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट रोड मैप दिखाई देता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़, वाणिज्य यानी कॉमर्स, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक सुधारों की गति तेज करने और नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए निजीकरण एवं विनिवेश आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो प्राइवेटाइजेशन और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में मूलभूत अंतर होता है, उसको कभी डिटेल में समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि विनिवेश जो होता है वो कोई, मान लीजिए शेयर है, उसमें सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों मिल करके उसमें काम कर रही हैं। तो उसमें सरकार अपने कुछ हिस्से को जो है, मान लीजिए कि इतना इतना दोनों के हिस्से में था, आधा आधा शेयर किसी उद्योग को लगाने में, तो उसमें से कुछ शेयर को जो है, मान लीजिए इतने शेयर को सरकार जो है वो निजी हाथ में बेच देती है और उससे उसको कुछ ना कुछ पूंजी जो कैपिटल है वो मिल जाता है। और सरकार अक्सर उन्हीं चीज़ों को ही बेचने का प्रयास करती है जिससे उसको लाभ नहीं हो रहा होता है। तो जब वो प्राइवेट हाथों में जाता है तो वो उससे लाभ निकालने का प्रयास करते हैं और शोध करते हैं उस चीज़ में कि कैसे इसमें अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, निजीकरण वो एक अलग अवधारणा है जिसमें पूरी तरीके से जो कोई स्वामित्व वाली चीज़ है वो निजी स्वामित्व में चली जाती है। तो निजीकरण और विनिवेश ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसा लेखक का मानना है। इससे एक तरफ रोज़गार का जो स्तर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और दूसरी ओर समाज के सभी वर्गों के बेहतर जीवन स्तर के लिए जो शिक्षा है स्वास्थ्य है, कृषि, सिंचाई, जल, स्वच्छता
और कौशल की उपलब्धता के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। हालांकि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा दखल होना ज़रूरी भी है, ताकि लोगों को एक न्यायपूर्ण तरीके से इलाज और शिक्षा, न्याय और उनकी जो किसानी है, खेती है, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था हो सके। लेकिन कृषि में भी, स्वास्थ्य या शिक्षा में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हो सकते हैं जब प्राइवेट लोग उसमें काम करेंगे तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे विकास जो है वो जल्दी से हो सकेगा। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नए भारत का निर्माण भी करेगी। ऐसा बहुत सारे आईएएस के टॉपर्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे उसमें आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएँ आंसर राइटिंग के समय, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसकी आंखें चौंधी आ जाएँ और उसको अच्छा लगे, ताकि वो नंबर दे सके। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं, जैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा काम किया जाएगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो कि लक्ष्य रखा गया है 2024 तक प्राप्त करने का। आत्मनिर्भरता के लिए सभी को रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, ये सबसे पहले कसौटी है। सीमित सरकारी नौकरियां एवं युवाओं की बढ़ती संख्या को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थानों की भूमिका अहम होगी। यानी युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, युवाओं का देश है, और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हर दशक में देखें, हर 10 साल में देखें, तो लगभग 1.7% की वृद्धि जो है हमारी जनसंख्या में हो जाती है। यानी अभी मान लीजिए 2001 वाली जनगणना में भारत की आबादी 101 करोड़ थी, लेकिन अभी 2011 वाले में 121 करोड़ हो गई। यानी कि 10 करोड़ की आबादी कहने की लगभग बढ़ गई, तो 10 साल में है। तो ये वृद्धि जो है करीब करीब हम कह सकते हैं कि 1.7% की वृद्धि देखी जा सकती है। जो जन्म दर है वो देखी जा सकती है हर साल के हिसाब से। तो उन सबको रोज़गार सरकार नहीं दे पाएगी सभी को। सरकारी क्षेत्र में इतने ज़्यादा रोज़गार नहीं है कि सभी इतने सारे करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तो इसमें प्राइवेट क्षेत्र से बहुत ज़्यादा रोज़गार जनरेट किया जा सकता है, और जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आएंगे, नए नए इन्वेस्टमेंट होंगे, नए नए उद्योग लगेंगे, लोग आत्मनिर्भर अपने आप में होने का प्रयास करेंगे, तो उससे बहुत सारे लोग को के लिए एम्प्लॉयमेंट वाला जो काम है, एम्प्लॉयबिलिटी है जो है वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे करके। दिसंबर 2030 में अगर देखा जाए तो 2.93 करोड़ 2,93,00,000 लोगों को रोज़गार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र ने जनवरी 2021 में 2.97 करोड़ यानी 2,97,00,000 लोगों को रोज़गार दिया। दिसंबर में 2,93,00,000 और जनवरी अगले ही महीने जो है करीब करीब 6 लाख की बढ़ोतरी इसमें हुई, या कहें कि 4 लाख की इसमें बढ़ोतरी हुई, तो 2,97,00,000 रोज़गार जनरेट हो गए। यानी मोटी मोटा हम कहें तो विनिर्माण क्षेत्र में करीब करीब 3 करोड़ रोज़गार जो हैं वो सृजित हो जाते हैं। इसमें से भी जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ही रोज़गार सृजित होता है। तो विनिर्माण क्षेत्र ही वृद्धि का इंजन बन सकता है, बशर्ते शोध, यानी कि कह लें कि जो शोध होते हैं, खोज होता है, इनोवेशंस होते हैं, उसमें एवं विकास द्वारा पुरानी नीतियों में सुधार के साथ इसे प्रोत्साहन दिया जाए। गैस पाइपलाइन, राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर संभावना वाले उद्योगों की पहचान कर उनके निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ाया जा सके। तो एग्ज़ाम में ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में संभावनाएं हो सकती हैं। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि रोजगार सृजन करने के कौन कौन से क्षेत्र आप सुझा सकते हैं। तो गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में, राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन, इन सब क्षेत्रों में हम निजी लोगों को बढ़ा करके बहुत सारे रोजगार सृजित कर सकते हैं।
श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, यानी श्रम उत्पादकता मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लोगों को कृषि से उद्योगों की तरफ मोड़कर भी रोजगार सृजन किया जा सकता है। लेबर प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लेबर करीब करीब 55 से 60% लोग जो हैं आज भी कृषि पर निर्भर हैं। उनकी जो आमदनी होती है या जिस चीज़ पर उनकी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों को यदि उद्योगों के क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें अगर भेजा जाएगा तो बहुत सारे रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र पर जो भार है वो भी कम होगा और सारे जो उद्योग हैं उनका भी विस्तार होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना होगा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, और बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो आईटी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है और सूचना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वही बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं जो है इकट्ठा की जाती हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जिससे वो एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सारा मुनाफा कमाती हैं। तो जब भारतीय लोगों को तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, टेक्नोलॉजीज़ जो आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं या अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं, उनमें यदि प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसे इसमें जो इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं, जैसे पॉलिटेक्निक है या आईटीआईज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, इस तरीके से जो संस्थानें हैं वो अगर प्रैक्टिकल रूप में काम करेंगी, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षित करने का भी काम करेंगी, तो जाकर के उनका जो मानसिक विकास है वो सही तरीके से हो सकेगा और वो एक सही आउटपुट भी दे सकेंगे। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत ने सबसे लंबी छलांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाई है। 2021-22 वाला जो आम बजट है उसमें भी पिछले साल की तुलना में करीब 137% की वृद्धि की गई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये कुल जीडीपी में जितनी इन्वेस्टमेंट किया जाता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे हर साल करीब करीब 1.5% के आसपास होता था, लेकिन इस बार करीब करीब 2.5 से 3% के आसपास जो है जीडीपी का पहुंच चुका है। तो ये अच्छा कंट्रीब्यूशन है, हालांकि इसमें और ज़्यादा सुधार करने की गुंजाइश तो है ही। अमूमन एक वैक्सीन की खोज में 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन सीरम इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा मात्र 10 महीने में कोविड महामारी की दो स्वदेशी वैक्सीन, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड करके है, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ऐसे करके वैक्सीनें जो हैं भारत में काम कर रही हैं। तो दो वैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन की बड़ी मात्रा में उत्पादन किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है, और बहुत सारे देशों में, खास म्यांमार जैसे हो गया, मालदीव्स हो गया, तो वहाँ सब बहुत सारे ये टीका जो है उसको भेजा भी गया है। भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव प्रवर्तन और शोध एवं विकास में भारत विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग की बाधा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि निजी क्षेत्र आएँ और बहुत सारी बिल्डिंगें बनाएं, और जो भी उसमें बिल्डिंग्स में हो सकती है, रैम्प्स हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, उसको कर सकते हैं निजी क्षेत्र आकर के। और बहुत सारे अस्पताल, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी कमी है, कम लोगों को बीमा सुरक्षा दी गई है। तो इन सब चक्रव्यूह से बचने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में 2021 के बजट में वृद्धि की है, परंतु यह जनसंख्या के अनुपात एवं विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता, जिसको पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता की ओर अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करें।
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014 से 2019 तक भारत ने $17.25 अरब के रक्षा उपकरणों का आयात किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लिख सकते हैं कि पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि 2014 से 2019 तक भारत ने $17.25 अरब के रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट किया है। भारत विश्व के हथियारों का दूसरा बड़ा आयातक देश है। सरकार ने 100 से अधिक हथियारों एवं उससे संबंधित सामान के आयात पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, बल्कि देश में ही उनके उत्पादन को प्रोत्साहन भी दिया। ये 2020 में ही राष्ट्र जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम 100 से ज़्यादा जो रक्षा उत्पाद हैं उनको हम अपने ही देश में निर्मित करेंगे, उनको इंपोर्ट नहीं कराएंगे। तो ये भी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ाया गया कदम था और इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता अपने आप में मायने भी रखती है। तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की असीम संभावनाओं पर खरा उतरते हुए निजी एवं विदेशी निवेशकों के आने के बाद से उच्च तकनीक युक्त तोप, हल्के लड़ाकू विमान, मिसाइल आदि के उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बाद न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए भी हो सकेगा। यानी जिस पैसे का हम दे रहे थे रूस को या अमेरिका को, फ्रांस को बहुत सारे धन दे रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पे $17.25 अरब रुपए दे दिए हम 2014 से 19 के बीच में। तो जब बहुत सारे रक्षा उत्पाद भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाए जाएंगे तो विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत होगी, यहाँ पे डॉलर भी आएगा और भारतीय मुद्रा जो है मजबूत होगी और जो इससे बचत होगा उससे भारत के विकास कार्यों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक देश की रक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्र के सहयोग से न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भारत एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। भारत अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर आएंगे, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो 2025-24 तक ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारे रक्षा उत्पाद को दूसरे देशों को निर्यात भी करने में सक्षम हो सकें। बजट में रक्षा क्षेत्र में 4,78,00,000 यानी 4 लाख करोड़ रुपए, करीब कह लें 4.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन बताता है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। तो भी ध्यान रखें कि रक्षा बजट कितना है, तो 4.25 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। आत्मनिर्भरता के लिए व्यय की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। जो एक्सपेंडिचर है उसकी क्या गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि आज की परिस्थितियों में 8-9% विकास दर को हासिल करना है तो बैंकों को अपने ऋण आवंटन में 14 से 15% की वृद्धि करनी होगी। मौजूदा हालत में सरकारी बैंक ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि 2021-22 के बजट में सरकार ने जो बैंक हैं उनको बहुत सारा पैसा देने की भी बात किए हैं और बैंक के पास जब पैसा होता है तो वो बहुत सारे लोन बांटती हैं, जिससे एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो समाप्त होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो बैंकों के पास पैसे होने ज़रूरी हैं। इसके लिए जो बहुत सारे एनपीएस बन जाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स बनते हैं, उसके लिए एक सही प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए बैंक में, ताकि कोई बैंक दिवालिया भी ना हो और देश का पैसा जो है वो कहीं बाहर ना उड़ता रहे। और जो काला धन है जो कि विदेशी बैंकों में, जैसे स्विस बैंक है, यहाँ सब रहता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना है, तो उसका भी प्रबंधन जैसे स्विट्ज़रलैंड की सरकार से एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बना करके उनसे बातचीत करें कि यदि कोई ब्लैक मनी यहाँ पर रखता है तो उसके लिए हमें जानकारी, जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो 2020 में भी ये बातें चली थी, तो स्विट्ज़रलैंड के जो हेड ऑफ स्विट्ज़रलैंड हैं उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे, क्योंकि स्विस बैंक जो है उसमें जो जानकारियाँ हैं कस्टमर की वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। लेकिन ब्लैक मनी किसी देश में जाकर के डंपिंग की जाए तो उससे किसी देश का नुकसान हो, तो इसके लिए हो सकता है कि कुछ कॉन्फिडेंस में लाया जाए देशों को और प्रशासनिक सुधार किया जाए।
खैर, ऐसे में निजीकरण और सरकारी बैंकों का विलय ही सही उपाय है। बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घ अवधि की पूंजी उपलब्ध करवाने में बीमा क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीमा 74% करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और कारोबार बढ़ाने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। किसी देश के विकास में जो बुनियादी संरचना है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत होता है तो कोई भी वस्तु है, कोई भी उत्पाद है या सेवा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत द्रुत गति से जाती है। तो कोई चीज़ का बाधा नहीं होता है तो बाधा रहित विकास जल्दी जल्दी से होता है। उद्योगों के विकास का सीधा प्रभाव देश की प्रगति को प्रभावित करता है। इसके लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, जो निजीकरण एवं विनिवेश के बिना कठिन है।